गोल एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम लोग संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसी है, वह किस रूप में मौजूद है। तो बिना भौगोलिक ज्ञान के जो है हम लोग ना तो विज्ञान का डेवलपमेंट कर सकते हैं, न ही अन्य जो सामाजिक मानविकी के विषय हैं उनका भी विकास हो सकता है। तो विज्ञान या दर्शन, जो प्रारंभिक समय में दर्शन ही जो है मूल ज्ञान का स्रोत हुआ करता था, दर्शन ही जो है सारे विषयों का स्रोत हुआ करता था, क्योंकि वैसे में मैथ भी रहता, साइंस भी रहता था, मानविकी के जितने विषय हैं वो भी सब रहते थे, यानी आर्ट साइंस सब एक ही में समाहित हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का उद्भव हुआ, डेवलपमेंट होता गया, और आज आप देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे मानविकी के विषयों का क्षेत्र हो, हर विषय में स्पेशलाइजेशन हो गया है। आप देखेंगे नाक का डॉक्टर अलग आता है, गले का डॉक्टर अलग होता है ना, हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, किडनी का डॉक्टर अलग स्पेशलिस्ट है, चेस्ट का अलग स्पेशलिस्ट है, ब्रेन का है वो अलग है। तो स्पेशलाइजेशन क्यों? जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। अब हम ये समझ गए कि पृथ्वी क्या है, यानी यह पृथ्वी क्या है। अगर ये समझ लिया तो भूगोल क्या है इसकी परिभाषा में उसमें सन्निहित है। उसमें हम लोगों ने ये जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर ये समझा कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने, महाद्वीपों और महासागरों का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज हम लोग पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना को देखते हैं कि कैसे यह पृथ्वी जो हम लोगों को इस रूप में दिखती है, पर्वत पठार मैदान के रूप में जो दिखाई देती है, यह पृथ्वी वास्तव में आंतरिक भाग में या इसका जो इंटरनल पार्ट है वह कैसा है। तो अब देखिए बहुत सारी अवधारणाएं होंगी, इसमें बहुत सारे विचार होंगे, कल्पनाएं होंगी, क्योंकि प्रारंभिक समय में जो भी हमारे पास अध्ययन का स्रोत था, विज्ञान यानी भौतिकी का जो सहारा था, उसके माध्यम से हम लोग जो है इस विषय को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भौतिकी में दाब और केमिस्ट्री में दाब एवं ताप का नियम, ये सब आ चुके हैं। उस नियम को हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं कुछ समय के लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दाब से संबंधित कुछ कल्पनाएं हम लोग करते हैं, घनत्व से संबंधित कुछ कल्पनाएं करते हैं, और कुछ जो है ताप से संबंधित कल्पनाएं करते हैं। ये हाइपोथेटिकल है, होगा प्रारंभिक समय में। हाइपोथेटिकल होने का जो कारण है वह सिर्फ ये है कि इसके माध्यम से हम यह विचार करना शुरू कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी पृथ्वी अंदर है कैसे। देखिए डेंसिटी को लेकर के पहले हम अवधारणा को समझें। तो प्रारंभिक समय में पहली चीज़ ये कि कुछ वैज्ञानिक ये कर रहे हैं, जैसे घनत्व का नियम जो होता है कि मान लीजिए निचला हिस्सा है, ये ऊपरी भाग है, किसी भी चट्टान का हो, किसी भी द्रव का हो सकता है। तो यहाँ पर जो निचले हिस्से में दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कभी भी किसी भी पदार्थ में, चाहे वो ठोस हो द्रव हो, अगर हम दाब प्रेशर बढ़ा देते हैं तो स्वाभाविक है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है। आप जैसे एलपीजी का सिलेंडर ही है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हाई प्रेशर जो है सिलेंडर में बना हुआ है, तो वह गैस किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। तो अत्यधिक दबाव डाला तो गैस द्रव में कन्वर्ट हो गई, और द्रव में कन्वर्ट होने का मतलब है उसका घनत्व बढ़ गया। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि यह अवधारणा ये मान के चल रही है
कि जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। घनत्व क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ताप और घनत्व यानी प्रेशर और डेंसिटी दोनों ज़्यादा हों तो स्वाभाविक है कि ताप भी ज़्यादा होगा। इस सामान्य अवधारणा हम लोग सोच रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे ऐसा ऐसा प्रभाव होगा जो पृथ्वी ऊपरी भाग जो है विभिन्न क्रिस्टल के रूप में मौजूद है, ये क्रिस्टल नीचे का बहुत ठोस होगा, ये हमारी कल्पना है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? ये तो जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न स्टडी करते चले जाएंगे तो प्रारंभ में जब अध्ययन करते चले जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। तो आइए जानें कि सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इस आंतरिक संरचना के जानने का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो एक तो ये तीनों अवधारणाएं थी, इसके आधार पे हम लोग पृथ्वी के आंतरिक जो है संरचनाएं हैं उनको जान लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो प्रमुख स्रोत है वह है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी आप जो है हमारा यूट्यूब पे आप इसको देख ही चुके हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रमुख स्रोत है जो कि प्राकृतिक है, वह है भूकंपीय घटनाएं यानी भूकंप है। तो अब हम अपनी प्राकृतिक इन्हीं घटनाओं के आधार पर जो हमारे पास वैज्ञानिक संसाधन है उन वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए इसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन स्रोतों का भी एक सीमा है। जैसे दाब के माध्यम से या फिर डेंसिटी के माध्यम से, या फिर हम एक तरीका ये अपना सकते हैं कि हम लोग खनन करना शुरू कर दें, खनन करते चले, लेकिन खनन करने की एक सीमा है, बोरवेल करने की एक सीमा है। तो अधिकतम वैज्ञानिक अभी तक 8 किलोमीटर गहरे भूभागों तक प्रवेश कर पाए। अर्थात तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हम चलें मात्र 8 किलोमीटर, और जबकि पृथ्वी के गोलाकार आकृति में मैंने आपसे बताया था कि वैज्ञानिक गणितज्ञ था जिसका नाम था पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने अपनी गणितीय गणनाओं के आधार पर बता दिया था कि पृथ्वी का केंद्र लगभग 6000 किलोमीटर के अंदर है, 6000 किलोमीटर के अंदर है। और जो हम लोग का 0 डिग्री अक्षांश है जिसका टोटल जो दायरा है वह है 40,076 किलोमीटर। जो उसका टोटल व्यास है कितना है, 40,076 किलोमीटर। तो उस आधार पे भी अगर ये दायरा अगर 40,076 किलोमीटर तो पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर होगा ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये दो अवधारणाएं, दो थ्योरियाँ हमारे पास हैं। तो ये 8 ही किलोमीटर तक अगर हम लोग प्रवेश कर पा रहे हैं तो क्या इसका ज्ञान हमें हो पाएगा कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर कैसी स्थिति है। तो ये जो है प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान कर पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य है, हमारे सेंस मतलब हमारे वैज्ञानिकों के लिए। भाई हर रिसर्च तो हम लोग करते नहीं, हम लोग तो पढ़ते हैं, बाकी रिसर्च करने का काम तो वैज्ञानिकों का है। ठीक, वैज्ञानिक अपना काम करते हैं। तो ये जो अवधारणा पाइथागोरस के हमारे पास है, अभी कैसे हम लोग 6000 मीटर की गहराई तक चलें, क्या करें। तो दूसरा स्रोत हम लोगों ने ज्वालामुखी को पकड़ा। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा है, मैग्मा है, यह अधिकतम गहराई तक हो नहीं सकता। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, बस इससे गहरे स्थान से
ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हो सकता। तब इससे 6000 किलोमीटर की गहराई तक जा पाना बड़ा कठिन काम है। तो इस ज्वालामुखी के सहारे भी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूर्ण रूप से ज्ञान कर पाना हमारे लिए संभव नहीं, उसका पता लगाना पाना हमारे लिए संभव नहीं। अब क्या करें? तीसरा स्रोत जो हम लोगों के पास है वह है भूकंप का। और जब भूकंप के स्रोत को पकड़ा तो भूकंपीय स्रोत के आधार पर हम लोगों को बहुत सी जानकारियाँ मिली सिस्मोग्राफ की सहायता से, और जो तरंगों का विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय उनकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्तियों में परिवर्तन, उनका परावर्तन, उनका अपवर्तन, जब तरंगों की स्टडी करना हम लोगों ने शुरू किया तब हमें यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है। तो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रसेल। तो रसेल ने प्रारंभिक समय में एक बहुत सटीक जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के बारे में हम लोगों को बताया था। रसेल के अनुसार जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इनके अकॉर्डिंग पृथ्वी को इन्होंने 3 पार्टों में बांटा। का पृथ्वी 3 परतों में मौजूद है। ऊपरी भाग को इन्होंने कहा सियाल, मध्य भाग को इन्होंने कहा सीमा, और सबसे आंतरिक भाग को इन्होंने बताया नीफी। और इनके अकॉर्डिंग जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसमें सर्वाधिक सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिका एवं एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, जबकि दूसरी परत में सबसे ज़्यादा सिलिका एवं मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, और तीसरी लेयर में निकिल एवं फेरस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। निकिल एवं फेरस की मात्रा पाई जाती है। इस अकॉर्डिंग रसेल ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्टों में बांटा। ये क्यों हम लोग समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के बेसिस से ज्योग्राफी में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वहीं तक हम आप जो है स्टडी करेंगे। अब जीएस के बेसिस से विषय में डूबना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विचार हैं और वो विचार हम लोग जब ऑप्शनल पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है इसकी मॉडर्न स्टडी। जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो आधुनिक अध्ययन है वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। अब देखिए उस आधुनिक संरचना का जो ज्ञान है वह हम लोग इन्हीं भूकंपीय तरंगों की सहायता से करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इनकी तरंगों की सहायता से। देखिए भूकंप हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि भूकंप का जो फोकस है और एपिसेंटर और साथ ही पृथ्वी के विभिन्न भागों से फोकस है, भूकंप के केंद्र से निकली हुई तरंगें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की गतियों को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो पी तरंगें होती हैं, कौन सी तरंगें? पी तरंगें, ये चारों दिशाओं में गति करती हैं, सभी दिशाओं में गति करती हैं। कहाँ से? भूकंप के केंद्र से। और यही कारण है कि इन तरंगों का जो प्रभाव है पृथ्वी के हर हिस्से में पड़ता है।
पृथ्वी के हर भाग पर ये तरंगें महसूस की जाती हैं, लेकिन झटके आना इन तरंगों से संभव नहीं है क्योंकि इनका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। दूसरे तरंगे इसमें हम लोगों ने जो देखा था, जो एस तरंगे होती हैं, सेकेंडरी वेव्स। जब सेकेंडरी वेव्स का अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि सेकेंडरी वेव्स भूकंप के केंद्र से एक समय बाद ऐसी स्थिति पहुंच जा रही हैं कि वो पृथ्वी के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या कारण हो सकता है? कुछ ऐसी तरंगे हैं जो रिफ्लेक्ट परावर्तित होकर के पुनः पृथ्वी यानी आदिकेंद्र की ओर आ रही हैं या आदिकेंद्र के समीपवर्ती क्षेत्र में आ रही हैं। तो ये कैसे संभव है कि आदिकेंद्र के समीपवर्ती क्षेत्र में आ रही हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। तो इस आधार पे यह अनुमान लगाया गया कि वो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जहाँ पर हाई प्रेशर है, उच्च दाब है, उच्च ताप है, हाई डेंसिटी यानी उच्च घनत्व भी है, तो यहाँ का घनत्व भी ज़्यादा है, दाब भी ज़्यादा है और ताप अत्यधिक होने के कारण यह भाग द्रवीय माध्यम में मौजूद है। क्योंकि एस तरंगें द्रव में नहीं चलती हैं, ये सिर्फ ठोस में चलती हैं। इस तरंगों का अध्ययन करने के बाद पता चला। और एल वेव्स जो कि लास्ट में सबसे आती हैं और ये भूकंप का सबसे बड़ा झटका लगता है। कौन सी एल तरंगे, जिन्हें एल वेव्स या लव वेव्स के भी नाम से इनको हम लोग जानते हैं। तो इन्हीं भूकंपी तरंगों का अध्ययन करते करते वैज्ञानिकों ने यह पाया कि पृथ्वी के 100 से 200 किलोमीटर गहरे स्थान पे अगर हम लोग प्रवेश करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा है कि द्रवीय माध्यम यहाँ पर भी मौजूद हो रहा है, क्योंकि तरंगों में परिवर्तन इस स्थान पर भी आ रहा है। इसका मतलब कि लिक्विड फॉर्म मौजूद है। ठोस द्रव कुछ ऐसा है कि दोनों डेंसिटी में बदलाव हो रहा है, घनत्व में बदलाव हो रहा है, अवस्था में बदलाव हो रहा है। इससे तरंगों की गति पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की संरचना को 3 पार्टों में डिवाइड किया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, भूपरपटी, उसके बाद की परत को हम लोग बोलते हैं मेंटल, जिसे बोलते हैं प्रवार, और तीसरे परत को हम लोग बोलते हैं कोर या जिसे बोलते हैं क्रोट। भूपरपटी, प्रवार या क्रोट। इस बेसिस पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डिवीज़न किया गया। अब देखिए, जो सामान्य अवधारणा मैंने प्रारंभ में बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलेंगे दाब, ताप, घनत्व बढ़ता है, ये बात सही है, बढ़ता है, लेकिन एक समान रूप से बढ़ता है ये संभव नहीं है। एक निश्चित सीमा के बाद जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी भी ठोस चट्टान, हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बताती है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बाद में पता चला कि जो पृथ्वी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, उन प्लेटों की जो निचले भाग में डेंसिटी एक सीमा बाद नहीं बढ़ रही है। अर्थात ये पता चला कि दाब के बढ़ने से घनत्व पे प्रभाव पड़े एक सीमा बाद निश्चित नहीं है। एक सीमा बाद दाब का कोई भी प्रभाव घनत्व पर नहीं पड़ता है। यह प्लेटों की संरचना या उनके निर्माण की जो प्रक्रिया है यह उस पर निर्भर करता है कि उनकी डेंसिटी कैसे होगी। ठीक, अब देखिए, जो मॉडर्न स्टडी है, यही मॉडर्न स्टडी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित करती है। जो ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रस्ट बोलते हैं। और इसकी जो गहराई है यह अधिकतम 200 किलोमीटर है। कितनी है? अधिकतम 200 किलोमीटर, यानी अंदर चले हम लोग तो मैक्सिमम 200 किलोमीटर इसकी गहराई हम लोग को, अधिकतम कहीं कहीं पर।
और 100 कहीं तो 100 किलोमीटर पर ही इसकी गहराई है। जो दूसरी लेयर है जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेंटल, इसकी जो गहराई है यह 2900 किलोमीटर तक गहरी है, 2900 किलोमीटर तक है। और जो पृथ्वी का केंद्र है इसकी गहराई 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। तो ये सारे चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी में 11th की भौतिक भूगोल का सिद्धांत, और एक आपको पढ़ना है पर्यावरण, इन्वायरमेंट के जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है आपको, बहुत ही कंपलसरी, ये दोनों पढ़ के जाना है। बाकी ये जो आपको लेक्चर हो रहे हैं इनको सुनना है। और इसके अलावा अगर आप पढ़ सकते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन करिए, और इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन, जो भी आपके पास नोट्स हैं, बुकें हैं, उनका रिवीजन करते चलना है। फिलहाल मैपिंग हम भी जल्दी करा रहे हैं, जल्दी थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाए, उसके बाद तुरंत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएंगे, या हम शुरू कर देंगे इंडिया का ही, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी भी आपको पहले बताएंगे, क्योंकि 50% क्वेश्चन वहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जिसका जो केंद्र है आंतरिक भाग का वह है 6371 किलोमीटर। इस भाग को हम लोग कोर बोलते हैं या क्रोड बोलते हैं, इसको हम लोग मेंटल बोल लेते हैं, बाहरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं। अब देखिए, आप स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेंटल है, मेंटल इसका आयतन सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है, उसके बाद आयतन दूसरे नंबर पर कोर का है, और सबसे कम आयतन जो है तीसरे नंबर पर किसका है, क्रस्ट का है। तो क्रस्ट का जो आयतन है यह 0.5% है। इसका जो आयतन है यह लगभग 83% है, और इसका आयतन लगभग 16.5% है। ये परसेंटेज में, अब परसेंटेज में क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है और उसका हम लोग डाटा बेसिस पर उस तरह से हम लोग डेंसिटी नहीं निकाल सकते, उस तरह से इसका जो है आयतन नहीं निकाल सकते, कितना वर्ग किलोमीटर है इस तरीके से। द्रव्यमान, स्वाभाविक की बात है कि द्रव्यमान भी इसी का ज़्यादा होगा, सबसे नंबर 1 पे 68% है, और इसका 32% है, और इसका द्रव्यमान हम लोग कहते हैं कि नगण्य है, न के बराबर है। अब देखिए, इस क्रस्ट को, मेंटल को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड तो कर लिए, लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो यह पता चला कि इसमें भी 2 सतहें हैं, यानी 2 परतें मौजूद हैं। तो अब देखिए, इसी को हम क्या कर दे रहे हैं, एक तरबूज के शेप को बना दे रहे हैं। जैसे तरबूज बेचने वाला क्या करता है, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो करना पड़ेगा। तो तरबूज वाला करता है, भाई कि देखो काट के मैं रख दिया हूँ, अब ये मत पूछना कि लाल है कि सफ़ेद है, आपको दिखाई दे रहा है, अब आप ले लीजिए। ठीक उसी तरीके का शेप हम लोग पृथ्वी से निकाल लेते हैं और इसका स्टडी करना शुरू करते हैं। लेकिन बाद में अध्ययन से यह पता चला कि जो एक क्रस्ट, मेंटल और कोर है, इनमें भी डबल लेयर मौजूद है। तो इसका भी हमने पार्टीशन किया। क्रस्ट को 2 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। एक को बोलते हैं ऊपरी हिस्सा, जो कि जिसकी अधिकतम गहराई 30 किलोमीटर तक है, इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट, ये जो ऊपरी लेयर है जिसकी गहराई 1750 किलोमीटर तक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर मेंटल या ऊपरी प्रवार, अपर मेंटल। इसके जो निचला भाग है इसको लोअर क्रस्ट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको भी
लोअर मेंटल बोलते हैं, लोअर मेंटल बोलते हैं। इसका भी डिवीज़न करें तो 5150 किलोमीटर तक अपर कोर मौजूद है और इसके बाद इनर कोर मौजूद है, या लोअर कोर कर सकते हैं, लेकिन इसे इनर कोर करना क्योंकि सबसे आंतरिक भाग है। अब देखिए जैसे जैसे अंदर चलते हैं तो ताप औसतन 1 किलोमीटर चलने पर लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, 32 डिग्री सेल्सियस। तो इस बेसिस पर समान रूप से नहीं बढ़ता, लेकिन जो पृथ्वी का कोर है इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात हमारे सूर्य का जो बाहरी भाग है, जिसे कोरोना हम लोग बोलते हैं, सॉरी कोरोना मैंने बोल दिया, सूर्य का जो बाहरी भाग है, ठीक, इसका तापमान इसका क्या है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो केंद्र, आंतरिक जिसका जो केंद्र है, उसका भी तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग स्टडी की और अपने अध्ययनों में बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना का जो डिवीज़न है वो कैसे करते हैं। अब देखिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मोहोरोविकिक। क्या नाम है इनका? मोहोरोविकिक। मोहोरोविकिक ने क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो परत है, इस परत का डिवीज़न किया, इसका विभाजन किया था, ठीक। और इस विभाजन को हम लोग, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो विभाजन है, ये हिस्सा, इसको, क्योंकि ये दो भाग जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इनके नाम पर इसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। मोह असंबद्ध, कभी कभार आपसे ये मिलान करने के लिए आ जाता है कि मोह असंबद्धता किसके किसके मध्य स्थित है। तो यह क्रस्ट और मेंटल यानी भूपर्पटी और प्रवार के मध्य की संरचना है, या मध्य का पार्ट है, जिससे हम लोग मोह असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो क्रस्ट या मेंटल और कोर के बीच का भाग है, मध्य का भाग है, इसकी जानकारी हम लोगों को गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? गुटेनबर्ग। इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता जो कि मेंटल और कोर के मध्य स्थित है, और मोह असंबद्धता जो कि मेंटल और क्रस्ट के बीच, यानी भूपर्पटी और प्रवार के बीच मोह असंबद्धता, और प्रवार और क्रोड के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग अंदर चलते हैं, डेंसिटी बढ़ती, टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे पृथ्वी का हमारा जो इनर कोर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, लौह तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखा जाए तो यहाँ पर लौह तत्व की मात्रा के साथ साथ यह भाग हाई टेम्परेचर के कारण द्रव रूप में मौजूद है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है ये। और ठीक यही स्थिति क्रस्ट और मेंटल के बीच भी है। जो भूपर्पटी के निचली लेयर है, यहाँ पर भी द्रवीय माध्यम पाया जाता है। लेकिन ये द्रवीय माध्यम किस कारण से मौजूद है? तो इसका कारण ये है
यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता होना, रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता होना। तो रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए ताप के कारण यह जो है तो पूरा भाग द्रवीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए देखा था आपने कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था कि प्लेटों का विस्थापन कैसे हो रहा है, कैसे महाद्वीप बन रहे हैं या कैसे महाद्वीप थे। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भारत की मुख्य भूमि थी वह एक समय विषुवत रेखा पर थी, 0 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन आज विस्थापन के परिणाम स्वरूप आज भारत हमारा एशिया से जुड़ गया है, जहाँ पर हिमालय, इसलिए हिमालय भारत के उत्तर में मौजूद है। ये क्यों तैरती हैं? क्योंकि इंटरनल पार्ट में रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता के कारण यहाँ का भाग द्रवीय माध्यम में मौजूद है। इस कारण से ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि ये प्लेटें इसके ऊपर तैर रही होती हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोगों ने एक आधुनिक अध्ययन के आधार पे, उसके बेसिस पे यह जानने का कोशिश किया। अब जो संपूर्ण पृथ्वी है, उस संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अगर किसी पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अगर किसी पदार्थ की मात्रा पाई जाती है तो वह है लौह तत्व की। लौह तत्व की यानी आयरन की मात्रा पूरे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मौजूद है। लेकिन अगर आपसे भूपर्पटी में पूछा जाए कि भूपर्पटी में सर्वाधिक किस तत्व की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये दोनों बातें हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी स्टेटमेंट में आ जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि पृथ्वी में सर्वाधिक किस तत्व की मात्रा है, लौह तत्व की। तो तत्वों में हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है और ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी में भी पाई जाती है। और भूपर्पटी जो कि ऊपरी यानी क्रस्ट में, ऊपरी लेयर में, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की जो स्थितियां बनती हैं उसको थोड़ा सा समझाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति 40,000 मिलियन वर्ष पहले जब हुई तो पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में मौजूद थी। पृथ्वी पर जो सबसे पहले घटनाएं घटित होने वाली हैं प्राकृतिक घटनाओं में, वो ज्वालामुखी घटना है। और पृथ्वी के आरंभिक समय में इसके वायुमंडल में, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन भी आया आपके कि इसके वायुमंडल में सर्वाधिक किस तत्व की मात्रा आरंभिक समय में ऑक्सीजन की रही है या कार्बन डाइऑक्साइड रही। तो आरंभिक समय में पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ज्वालामुखी अवक्रियाओं के कारण लगातार जलवाष्प का उत्सर्जन हुआ और इन जलवाष्प के संघनन से क्या हुआ, बादलों का निर्माण और वर्षा हुई। ये वर्षा करोड़ों वर्षों तक चलती रही। फिर पृथ्वी पर धीरे धीरे झीलों का निर्माण हुआ और झीलों के निर्माण के साथ ही धीरे धीरे यही झीलें बड़ा आकार लेती गईं और एक समय बाद ये महासागरों में कन्वर्ट हो गई। महासागरों के बनने के बाद पृथ्वी पर सबसे पहले जलीय जीवों का विकास हुआ, जलीय शैवालों का विकास हुआ, जलीय वनस्पतियों का विकास हुआ और फिर उभयचरों का विकास हुआ, यानी ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। ऐसी वनस्पतियाँ जो जल के तटवर्ती क्षेत्र में, यानी धीरे धीरे स्थल की ओर वनस्पतियों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो जब वनस्पतियाँ और जीवों का विकास पृथ्वी पर होता है तब पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन घुलती है, क्योंकि ऑक्सीजन का उत्पादन आप जानते हैं कि हरी वनस्पतियाँ ही करती हैं। तो इनके आने के बाद ही यहाँ पर उत्पादन संभव हुआ ऑक्सीजन का। तो ये कभी आपसे अगर स्टेटमेंट देता है इस तरीके का
कि पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वप्रथम ऑक्सीजन भारी मात्रा में मौजूद था, बिल्कुल गलत है। सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे अन्य गैसों का ऑक्सीजन बढ़ा, फिर नाइट्रोजन की स्थिति जो है बनी। वर्तमान का जो हमारा वायुमंडल है, इस प्राकृतिक जो संपदा है हमारी वनस्पतियाँ, इनके कारण ही संभव हो पाया है। तो पृथ्वी पर जो व्यापक परिवर्तन है और ये परिवर्तन लगातार जारी है, तो इसलिए जलवायु परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। इन्वायरमेंट स्टडी में जो हम लोग जलवायु परिवर्तन, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 30 से 40 वर्षों में किसी भी स्थान पर पर्यावरणीय यानी प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होता है, जलवायु चेंज होती रहती है, उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। लेकिन हमारे हस्तक्षेप से तेज़ी से परिवर्तन हो जा रहा है। अब प्रारंभिक समय में देखिए कार्बन का उत्सर्जन का भंडार है, तो प्रकृति का जो ज्वालामुखी उद्गार भी है, भारी मात्रा में इससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, लेकिन नेचर उसको बैलेंस कर लेता है। ठीक, तो जो इंटरनल पार्ट है, उस इंटरनल पार्ट में जो परिवर्तन रेडियोधर्मी पदार्थों से, प्लेटों के टकराव से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसका पृथ्वी के बाहरी भाग पर भी प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग और पृथ्वी के बाह्य भाग, इन दोनों भागों से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, जब हम लोग मृदा का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक, तो एक इसी के बाद का जो चैप्टर हम लोगों का छोटा सा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चट्टानें, रॉक्स से भी कभी कभार एक क्वेश्चन आपके लिए आ ही जाता है, तो उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा लेक्चर रहा। हालांकि यूपीएससी जिस टॉपिक पे जितना जोर दे रही है, उतना मैं भी जोर दे रहा हूँ। इसमें वर्ल्ड मैपिंग की तरफ यूपीएससी प्रीलिम्स का भी ध्यान है और कहीं के पीसेस प्रीलिम्स का भी ध्यान है। तो हमारी कोशिश ये है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जल्द से जल्द वर्ल्ड मैपिंग की तरफ पहुँचें। वहाँ जितना जल्दी पहुँच जाएँ उतना ही बेहतर होगा। ठीक, अगर कोई प्रश्न बन रहा है तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, फिर हम अगले लेक्चर में जब आपसे विजिट करेंगे तब हम इसका आंसर दे देंगे। तो आप इसमें निस्संदेह रूप से, हमारे ऐप भी आ चुका है और ऐप हमारा डाउनलोड करना भी ना भूलें। और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन अपना सुनिश्चित करिए, क्योंकि अब पूरी क्लास ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास फ़िलहाल यहीं तक, फिर आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।